हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल वाला या एसपी कोचिंग क्लासेस बाय पंकज सर भी सर्च कर सकते हैं। इससे आपको पूरा वीडियो मिल सकता है। आज आप लोगों को पढ़ाने वाले कक्षा 10 का पर्सनल 1.1 मैथ का इसमें फुल वीडियो आपको पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन है इसमें सारे क्वेश्चन आज आपको वीडियो में पढ़ जाएंगे, जाके आप देख सकते हैं। और क्लास 10 का हो, 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। जिसको भी पढ़ना है नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। सो प्लीज़ आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें पहला है पर्सनल 1.1 का निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? जैसे बचपन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉसा निकालते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जो बड़े क्लास में बोला जाता है उसी को। तो लॉसा का फुल फॉर्म क्या होता है? लघुत्तम समापरिवर्तक। तो उसी चीज़ को जो बड़े क्लासों में कहता है अभाज्य गुणनखंड, यानी जो भी नंबर दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी अलग अलग संख्या निकालना है, यानी उसको गुणनखंडों के रूप में तोड़ देना है। तो जैसे ये जो अभी इस बार का ही पेपर में 140 का पूछा था, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन 2024 के इस बार को जो मैथ का पेपर था उसी में पूछा हुआ है। 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। तो सब में हम क्या करेंगे, सबका लॉसा निकालेंगे। 140 का लॉसा निकालेंगे तो सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से। यदि किसी संख्या की इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या किससे डिवाइड होती है? 2 से। तो लास्ट में क्या स्थान पे क्या है? 0 है तो 2 से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड करेंगे 70, 2 से 70 को डिवाइड करेंगे कितना होगा? 35। 5 से 35 और 7 में 1 7 से कट जाएगा। तो उसके बाद से हमने 140 का क्या निकाला? अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या निकला? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 निकला। अब 2 गुणे 2 है तो 2 गुणे 2 कई बार है? 2 है तो 2 को कई बार लिख सकते हैं? 2 पे कितना घात चढ़ा सकते हैं? 2 घात। इसलिए 140 का इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा था, घात पे घात चढ़ा के पूछा था। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 ऐसे लिख देना है। जितना जो संख्या अगर दोबारा है तो उस पर उतना पावर चाहिए। 2 कितने बार है? 2 बार है तो 2 पे कितना हो जाएगा? 2। तो इसको बस इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना, बाकी और कुछ नहीं करना है। ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा था, कहीं आने वाले नेक्स्ट ईयर में ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे इस बार भी पूछ सकता है 2025 में। था आपका 156 है तो सेम जैसे इसको किया वैसे इसको भी करना है। 156 का फिर से लॉसा निकाले। इकाई का स्थान पे क्या है? 6 है तो 6 है तो 2 से ही डिवाइड होगा। तो 2 7 14, 2 8 16, फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 3 6, 2 9 18। किसे डिवाइड होगा? यदि अंकों का योगफल 3 के पहाड़ा में आता हो तो संख्या किससे डिवाइड होती है? 3 से। विभाज्यता का नियम हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ते होंगे। यहाँ तो गार्जियन छोटे क्लासों में अपने बच्चों को ना मैथ सिखाएगा ना कुछ चीज़ें सिखाता है, सीधे 10 में भेज देता है, 9th में जाके भेज देता है और बच्चे वहाँ पे समझ नहीं पाते हैं। और सब जो गार्जियन एक्टिव होते हैं वो अपने बच्चों को शुरू से ही ध्यान देते हैं। और यहाँ यूपी बोर्ड में तो देखते हैं कि बहुत सारे गार्जियन ना 6 का मैथ पढ़ाएंगे, ना 7 का मैथ पढ़ाएंगे, 8 का मैथ पढ़ाएंगे, सीधे 9 में ढकेल देंगे। कई बार जाकर टीचर को परेशान करते रहो। तो यहाँ पे क्या होगा? तो वैसे ही आप लोग छोटे क्लासों में जरूर ध्यान दीजिए। अभी भी समय है, जाके उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो छोटे क्लास में विभाज्यता का नियम सिखाया गया होगा। डिविजिबिलिटी रूल बाई 2, डिविजिबिलिटी रूल बाई 6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 तक आपको आता है। तो आपको कभी भी किसी भी संख्या को डिवाइड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, देखते ही संख्या आपको पता चले कि कैसे डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए 78 है तो 78 तो 2 से कटेगा 29। अब 29 को किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 9 3 12 है, 12 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से 29 को काटेंगे कितने बार? 13 बार में। 13 से 13 का नाम 13। और 156 लिखेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आया? 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए 2 कब बार है? 2 बार है तो 2 पे कितना घात चढ़ जाएगा? 2 घात। गुणे 13, 13 का कोई रिपीटेशन नहीं है, 13 हो जाएगा। तो इसका ये आपका अभाज्य गुणनखंड का रूप ए हो गया। 156 का अभाज्य गुणनखंड रूप ए हो जाएगा। इस बार ये क्वेश्चन पूछा था, आने वाले 2025 में ये क्वेश्चन पूछेगा पक्का। वैसे ही 3825 का भी निकालेंगे। देखिए इसके इकाई का स्थान पे क्या है? 5 है। तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या की इकाई का स्थान पे 0 या 5 हो तो संख्या किससे डिवाइड होती है? 5 से डिवाइड होती है। तो ये देखिए इकाई के स्थान पे क्या बैठा है? 5 है तो 5 से डिवाइड होगी। लेकिन उससे पहले भी चेक करना है कि उससे पहले आता है 4, उससे पहले आता है 3, उससे पहले आता है 2। तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 चाहिए, तो वो तो है नहीं। तो 3 से चेक कर लेते हैं। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है तो पक्का 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 का नाम 3 हो जाएगा। 3 सत्ते 21
एक 22 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ से एक बचेगा तो कितना हो 15, तो 3 बच्चे 15 हो जाएगा। फिर से 3 चौको 12, 3 गुना 6, 3 पच्चे 15, 5 से काटेंगे, इकाई के स्थान पे 5 है, 5 अट्ठे 40, 5 चौम 25, फिर से 5 है 17 पच्चे 85। अब 17 से सीधे काट देंगे। 17 क्या है? अभाज्य संख्या। वे संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड न हो, उसे क्या कहता है? अभाज्य संख्या। जो केवल 1 से डिवाइड हो, नहीं तो अपने आप से बाकी किसी के बाप से डिवाइड ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 3 825 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या क्या आया यहाँ देख लीजिए। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो 3 क बार है? 2 बार है, तो 3 पे क घात हो जाएगा 2 घात। 5 क बार है? 2 बार है, तो 5 पे क घात 2 घात। 17 अकेले तो 17 लिख देंगे। तो 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड फॉर्म है आपका क्या है? 3 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 2 गुणे 17 हो जाएगा। वैसे ही 5 है, 5 का निकालेंगे तो इकाई का स्थान पे क्या है? 5 से सबसे पहले 3 का चेक करिए। 5 और 5 10, 10 से 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसीलिए 3 से नहीं काटेंगे, तो सीधे 5 से काटेंगे। 5 का नाम 5, 0 उतरा जाएगा 0, 5 का नाम 5। अब 7 से काटेंगे, 7 का नाम 7, 7 चौको 28, 7 त्रिका 21। अब फिर से 21 से कटेगा, 11 से 11 का नाम 11, 11 तियाँ 33। अभी सीधे 13 क्या हो गया? अभाज्य संख्या, तो 13 से ही कटेगा। तो 5 है, 5 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या आएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आंसर हो जाएगा। केवल उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकाल के, अगर पावर मैच कर रहा है यानी किसी संख्या का बार बार आ रहा है तो उस पर उतना पावर चढ़ा दिए, नहीं तो उसी फॉर्म में लिख दीजिए। उसके बाद है 7429 है, तो 7429 है किससे कटेगा? जिस बच्चे को एक चीज़ बता दे रहे हैं, कापी पेन लेके नोट कर लीजिए। जिस बच्चे को 20 तक पहाड़ा, 30 तक वर्ग, 20 तक घन और 5 तक घातांक का टेबल आता है तो उसको बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करते समय, मैथ में बहुत समय बचेगा उसका। इसलिए आप कम से कम इतना प्रिपेयर करिए। क्या क्या बोले? 20 तक पहाड़ा, 30 तक वर्ग, 20 तक घन और 5 तक घातांक का टेबल, यानी एक पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 पे पावर 1 की वैल्यू क्या होती है। ऐसे 1 का टेबल बनाइए, 2 का टेबल बनाइए, 3 का, 4 का, 5 तक, और पूरे को आप याद कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत तेज भी हो जाएगा और आपका समय भी बचत होगा। इसीलिए कैसे? तो 17 से कटेगा 74, 29 को कितने बार में? 17 में इसे भाग कर लीजिएगा तब 437 बार में कटेगा। फिर से 19 में इसे भाग करेंगे 437 को तो 23 बार में कटेगा। अब 23 का नाम 23, ये तीनों अभाज्य संख्या है। 17, 19, 23 तीनों अभाज्य संख्या है। तीनों 17 अपने आप से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कट सकता है। 19 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है। तो आपका ये समझ में आया होगा। पहला में क्या करता है? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने सबका लॉसन निकालेंगे, सबको अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या कहता है? पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। दूसरा सवाल अपना किताब में खोल के देख लीजिएगा, ऐसे ही लिखा होगा, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। इसको जांच करना, यानी 2 संख्या, कोई भी दुनिया में 2 संख्या हो, उन दोनों का गुणनफल, उन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, उन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ गुणे एलसीएम करेंगे तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं, जैसे पहला सवाल दिया है 26 और 91 का निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, दोनों को निकाल के जांच करना है। तो 26 का निकालेंगे, 26 का लॉसन निकालेंगे तो 2 से 26 कटेगा को बार में? 13 बार में, 13 का नाम 13। वैसे ही 91 का भी अलग है, दोनों का अलग अलग लॉसन निकालेंगे, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड जैसे इसका लिखे वैसे अभाज्य गुणनखंड फॉर्म लिखेंगे। तो 91 निकाल, 91 किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 13 बार में 13 का नाम 13 हो गया। अब 26 का हमने अभाज्य गुणनखंड रूप क्या है? 2 गुणे 13। 91 का क्या है? 7 गुणे 13। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देना है कि क्योंकि दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है इसमें। 26 और 91 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देखिए एचसीएफ का क्या होगा? दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 13 है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 13। उसके बाद से एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एच माने हाईएस्ट कॉमन, एफ मतलब फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो दोनों में कॉमन रहेगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। और उसके बाद से एलसीएम लिखना है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 2 है। उसके बाद क्या है? 7 है। 2 के बाद तो और कोई है नहीं, डायरेक्ट 7 हो जाएगा। 2 के बाद 7, और जो दोनों में कॉमन उसको एक बार लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 13। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 7, और 2 दोनों में है,
उसको एक बार लिखना है, जो दोनों में होगा उसको एलसीएम में कई बार एक बार लिखना है। 2 गुणे 7 गुणे 13 हो गया, तो एलसीएम कितना हो गया 182। अब कह रहा है इसका जांच करिए, तो जांच करने के लिए हमारे पास फार्मूला है क्या, इसी में लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे अब जांच सूत्र से, क्या सूत्र दिया उसी में दे दिया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये दिया हुआ है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या था, दो संख्या है तो दो संख्या, जैसे कह दे दो संख्याओं का गुणनफल है, तो यानी इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वैसे ही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल मिलेगा। जैसे हम कह दें कि पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 3, इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया 6, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 2, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 3, इन दोनों का गुणनफल क्या आया 6। तो वही करा दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल के फॉर्म में बनाएंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, चाहे एचसीएफ गुणे एलसीएम भी कर सकते हैं। अब बताइए पहली संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है 26, दूसरी संख्या क्या दिया 91, तो दोनों का गुणा करिए, पहली संख्या 26 दूसरी संख्या 91। अब देखिए 26 और 91 का दोनों का एलसीएम क्या आया है, दोनों का एलसीएम हमने यहाँ निकाला है 182, दोनों का एचसीएफ क्या आया है 13। दोनों का गुणा देखिए दोनों साइड इक्वल आते हैं तो आपका जांच सही है, अगर नहीं आता है एचसीएफ और एलसीएम अगर गलत निकालते हैं तो कभी जिंदगी में बराबर नहीं आएगा। इसलिए 26 पहली संख्या तो 26 है, दूसरी संख्या क्या 91 है, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया देखिए 82, 182 आया है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया 13 आया है। 182 में 13 का गुणा करेंगे 23 66, इसका भी इधर गुणा करेंगे 23 66, यानी दोनों साइड इक्वल आ गया तो 33 सिद्धम कर देंगे। ऐसे ही आपको निकालना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए या दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको बताया जा सके। तो इसमें से कोई भी दिक्कत है या सवाल का आप लोग को पहला क्वेश्चन बता दिए थे, दूसरे सवाल से ही रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं जो आप लोग को बार बार इस पे फार्मूले पे क्वेश्चन पूछता है। तो फार्मूला क्या है, जैसे फार्मूला उसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में लिख के दिया होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो जैसे इसमें 4 चर राशि हैं, पहला है पहली संख्या, दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सारे चर राशि हैं, तो इससे 4 फार्मूला जनरेट होगा। तो पहली संख्या मान लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो ये जांच करने के लिए सूत्र, अब इसी सूत्र पे सवाल बहुत सारा पूछ देता है। अगर मान लीजिए पहली संख्या पूछते तो पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा, तो दूसरी संख्या पूछ देगा तो क्या होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ, दूसरी संख्या के नीचे बढ़ जाएगा। जैसे आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 कहाँ के बैठ जाए नीचे 4/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। सेम वही चीज़ है, गुणा में है तो पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी आके बैठ जाएगा, दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली आके बैठ जाएगा। तो पहली संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा पहली संख्या, ये फार्मूला हो गया। दो फार्मूला इससे जनरेट हुआ। कभी क्या पूछ देता है एलसीएम पूछ देता है, तो एलसीएम देखिए अगर दोनों आपस में बराबर, तो एलसीएम जब पूछे तो एलसीएम इधर छोड़ दीजिए और एचसीएफ या किस साइड बैठा दीजिए। तो अगर एलसीएम पूछेगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा नीचे आके एचसीएफ बढ़ जाएगा, एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ आके नीचे बैठेगा, अगर एचसीएफ पूछता है तो एलसीएम आके नीचे बैठेगा। देख लीजिए एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, एचसीएफ बराबर जब ये इसके जगह पे जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा इसके जगह पे, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एलसीएफ। अगर वो चीज़ इतना भयंकर फार्मूला नहीं याद कर पाते तो शॉर्ट फॉर्म में नोट करिए इसको, पहली संख्या को फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, चाहे एलसीएम गुणे एचसीएफ बोलिए चाहे एचसीएफ गुणे एलसीएम बोलिए, 2 गुणे 3 = 6 या 3 × 2 = 6, बात बराबर होता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएफ। अगर पहली संख्या पूछ देता है तो सेकेंड नंबर आके नीचे बैठेगा, सेकेंड नंबर पूछेगा तो फर्स्ट नंबर आके बैठेगा। अगर इसी से फार्मूला और जनरेट किया जाए, इसी से यहीं पर अगर हम फार्मूला जनरेट करें तो शायद फार्मूला हम नोट कर लिए होंगे। अगर यहाँ से एलसीएफ पूछे फर्स्ट इंटू सेकेंड = एचसीएफ गुणे एलसीएफ, तो ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर होगा। तो अगर यहाँ से एचसीएफ का फार्मूला पूछ दे तो एचसीएफ का तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बट्टा एलसीएम, अगर एलसीएम पूछ दे तो जाके एचसीएफ बैठेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड बट्टा क्या होगा एचसीएफ। देखिए ये इसके जगह पर जाता है, ये इसके जगह पर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इतना ये फार्मूला आपका पूछता है, इस पे सवाल पूछता है। तो चलिए पहला सवाल आप लोग को समझा दिए थे। अब दूसरा सवाल इसका क्या है, कह रहा है कि 510 और 92 का
एचसीएफ और एलसीएम निकाल के चेक करिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे अलग अलग, 510 का अलग निकालेंगे, 92 का अलग निकालेंगे। तो 510 का हमने निकाला तो क्या आया, लॉस ये आया 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 3 से काटेंगे 3 8 24 रखते हैं। पहली संख्या को हम मान लेते हैं फर्स्ट, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये भी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से एलसीएम का फार्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ जाकर नीचे बैठेगा तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बट्टा क्या होगा एचसीएफ। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है एलसीएम, अगर एचसीएफ पूछ देता है एचसीएफ पूछ देता है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड अब बट्टा नीचे आकर क्या बढ़ जाएगा, एलसीएम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसे फार्मूला पता है, ये भी शॉर्ट वाला फार्मूला है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ आप बता सकते हैं। तो प्लीज उस पर आइए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। 510 और 92 इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम आपको जांच करना है। तो सबसे पहले 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर निकालेंगे। तो 510 का अलग निकालेंगे, 92 का अलग निकालेंगे। 510 का निकाला तो हमने ये मिला, 92 का निकाला तो हमने सिंपल सा आपका लॉसन निकाल सकते हैं, इतना तो आता होगा। अगर विभाज्यता का नियम जिस बच्चे को याद है तो आपको संख्या देखते ही बता देगा वो किससे कटेगा। तो ऐसे निकाल लीजिए लॉसन। 510 का निकाले तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 लिख के गुणा का चिन्ह डाल दीजिए। 2 2 23, तो 2 2 23 बीच में गुणा का चिन्ह डाल दीजिए। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से, ये लिखने का फॉर्म होता है एचसीएफ 510 और 92 का, 510 और 92 का एचसीएफ का। इसका कहने मतलब ये है कि 510 और 92 का एचसीएफ क्या आएगा। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, तो क्या है 2, और देखिए 3 दोनों में है, एक और 2 दोनों में है, 23 दोनों में है, 5 दोनों में है, 17 दोनों में है, नहीं है। जो दोनों में होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। चलिए उसके बाद बारी आती है एलसीएम का। फिर से जैसे एलसीएम को फॉर्म में लिखे वैसे एलसीएम आप 510 का 92 का क्या आएगा, जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, उसका एक और 2 है, उसके बाद एक और 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद क्या है 23 है। सबका गुणा कर लेंगे तो 23,460 आएगा। दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमने निकाल लिया, दोनों संख्याओं का एलसीएम हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब जांच करना है। तो जांच के लिए फार्मूला हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएफ, चाहे एचसीएफ गुणे एलसीएफ 2 गुणे 3 इक्वल टू 6 या 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 तभी बराबर ही आएगा। वैसे ही फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएफ चाहे एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका 510, सेकेंड नंबर क्या है 92। देखिए यहाँ पे पहली संख्या क्या है 510, दूसरी संख्या क्या है 92। तो 510 गुणे 92 फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला दोनों का एचसीएफ क्या निकला है, देखिए 510 और 92 का एचसीएफ क्या निकला है 2, तो हमने 2 रखा। दोनों का एलसीएम क्या निकला 23,460, दोनों का गुणा कर देंगे तो 46,920 आ जाएगा, 46,920 आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, इतनी सीधम लास्ट में लिखेंगे दोनों साइड। अगर एचसीएफ और एलसीएम बढ़िया से निकालेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएगा हमेशा। उसी प्रकार का आपका एक तीसरा सवाल है 336 और 54 है। तो वैसे ही 336 का अलग लॉसन निकालेंगे भाज्य गुणनखंड और 54 का अलग निकालेंगे। तो हमने 336 का अलग निकाला, ये वाला 2 से काटे 2 से काटे 2 से काटे 3 से 7 से सबसे ऐसे ही ऑर्डर में काटते जाएंगे। वैसे ही 54 का निकालेंगे लॉस ऑफ 336 का निकालिए 2 2 2 2 कब बार है 4 बार है, तो 2 2 2 2 4 बार हो गया, एक 3 एक 7 है। उसके बाद 54 का निकालेंगे 2 3 3, तो 2 3 3 ऐसा हो। अब दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ आप 336 का 54, देखिए कौन है जो दोनों में है, दोनों में एक 2 है, दोनों में एक 3 है, देखिए यहाँ पे तो 2 गुणे 3, और कोई ऐसा है नहीं जो दोनों में है, दोनों में होना चाहिए। दोनों में 2 2 है, दोनों में 1 1 3 3 है, डबल 3 3 नहीं है दोनों में 7 नहीं है। इसके बाद तो 2 3 क्या हो जाएगा 6। उसका दोनों का एलसीएम 336 का 54, जो दोनों में होगा उसको एक बार, तो दोनों में 2 है तो उसको एक बार लिखा। उसके बाद को 2 है 1 2 3, 1 2 एक्स्ट्रा है, एक ये वाला 2, तो 1 2 3 4 हो गया। उसका दोनों में एक 3 है तो 3 हो गया। उसके बाद अलावा क्या है 3, 2 और है तो 3 गुणे 3, अकेला क्या है 7 है। तो देखिए 2 को बार हो गया 4 बार, 3 को बार है 3 बार, तो 3 पे 3 घात और 7 अकेले तो 7 हो जाएगा। 2 पे 4 का मान 16, 3 पे 3 का मान 27 और इसका टोटल गुणा करेंगे तो 3024 बनेगा। अब आई बारी किसकी जांच करने की। उसका क्या होता है फर्स्ट गुणे सेकेंड बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम जांच करना है। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है 336, सेकेंड नंबर आपका क्या है 54, तो 336 गुणे 54 एचसीएफ दोनों का क्या आया 6, तो 6 रख दीजिए।
दोनों का एलसीएम क्या है 3024। 6 में इसका गुणा करेंगे तो 18,144, इसका इधर गुणा करेंगे 18,144, इतनी सीधम दोनों साइड इक्वल आएगा। अगर एलसीएम और एचसीएफ आप सही निकालें तो कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे आप पढ़ते रहिए, वैसे प्रॉब्लम देने के लिए आप दुनिया में ज़िंदगी मान लीजिए आपको आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम का फेस तो करना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत ऐसे प्राणी जो अद्भुत प्राणी आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हम ही आरओ और एआरओ का पेपर हो रहा था तो उसमें हमारी ड्यूटी थी, तो उसमें हम आए तो एक लड़की आके पूछ रही है एक्सक्यूज मी सर, यस टेल मी प्लीज़। करिए सर एक्चुअली ये मुझे आरओ का पानी पीने का शौक़ है। कहीं आरओ का पेपर लीक हो जा रहा है, बताइए आपको आरओ का पानी पीने का शौक़ लगा हुआ है। करिए सर हम टोटी का पानी नहीं पी पाएंगे। कहीं बताइए सबके लिए टोटी का व्यवस्था लगा था, आपके लिए आरओ का पानी कहाँ से ला दें। कहावत वही है, बताइए हमारे बाप दादा चाहे जो भी हमारे पूर्वज कुएँ का पानी पी के ज़िंदा रखे, चाहे ज़िंदा थे, और हम लोग आरओ का पानी पिएंगे। एक दिन नहीं मिलेगा आरओ का पानी तो कौन सा हमारे मुसीबत का पहाड़ ढह जाएगा। बताइए एक दिन आरओ का पानी नहीं पिएंगे तो बताइए कौन सी बीमारी हो जाएगा। हम रोज़ाना पिज़्ज़ा मोमोज बर्गर खा रहे हैं, अंड सन पता नहीं कितने केमिकल कंपाउंड चीज़ों को बाज़ारों में या मार्केटों में चाहे रेस्टोरेंटों में खा रहे हैं, तब से उससे बीमारी नहीं हो रहा है। एक दिन टोटी के पानी चाहे वैसे नॉर्मल पानी पी लेते तो हमको बीमारी हो जाएगा। तो ऐसे आप पानी के साथ भेदभाव न करें। सब पानी का आपका क्या होता है, शुद्ध H2 ही होता है, चाहे नाली का पानी हो, चाहे पोखरे का पानी हो, चाहे क्या हो, नल का पानी हो, ठीक है। तो ऐसे आप सोचते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप जैसे पानी के साथ आपका क्या है, आरओ का होता है। आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए 1 लीटर पानी जो होता है जो बोतल में मार्केट में मिलता है, तो 1 लीटर पानी का 20 रुपये दाम होता है। और जो गांव में जो आरओ का पानी मिलता है वो 1 लीटर 20 रुपये में 20 लीटर देता है। तो क्या डिफरेंस है, बस वो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस यानी उस पानी को बस फिल्टर किया गया है, उसमें मिनरल्स गायब कर दिया गया है। जो मार्केट में जो बोतल आता है 1 लीटर वाला जो 20 रुपये में 1 लीटर मिलता है, उसमें आरओ प्लस मिनरल यानी फिल्टर भी किया जाता है और उसमें मिनरल्स भी मिलाया जाता है, तब जाके वो 20 रुपये में 1 लीटर देता है। जबकि गाँव में जो होता है 20 रुपये में 20 लीटर, उसमें मिनरल्स नहीं होता है, तो पानी पीने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, उसमें सारे मिनरल्स ख़त्म कर दिए गए हैं। पीना है तो आरओ प्लस मिनरल्स पीजिए जो 20 रुपये में 1 लीटर आ रहा है। 20 रुपये में 20 लीटर वाले मिनरल्स आपको नहीं मिलेगा, आप ढूंढेंगे तो वही वाला काम है। तो एक ही में कंबाइंड वीडियो होगा, आप लोग देखते रहिएगा। ये तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि प्रश्न 1.1 का तीसरा का पहला 3 सवाल है, 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9, 25। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 15, 21 का लॉसन निकालेंगे, साइड में निकाल लीजिएगा। वैसे तो 12 का निकालेंगे तो क्या होगा, 12 का ऐसे निकाल लीजिएगा बना के कॉलम। अगर ऐसे निकाला जाए 12 का तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 का 9 3, तो कितना आया 2, 2, 3। तो 12 का हमने फैक्टर किया यानी गुणनखंड किया, भाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। 15 का ऐसे करेंगे तो 3 गुणे 5 होगा। 21 का करेंगे तो 3 गुणे 7। अब इसका एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ क्या होगा, देखिए कौन ऐसी संख्या जो तीनों में है, कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में है। तो 3 क्या है, तीनों में है, कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी संख्या जो तीनों में हो तो क्या हो जाएगा, तब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीनों में 2 नहीं है, तीनों में 5 नहीं है, तीनों में 7 नहीं है। 3 ही एक ऐसा संख्या या ऐसा अंक है जो तीनों में है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। अब बताइए एलसीएम का रूल क्या है, जो तीनों में है उसको एक बार लिखना है। तो सबसे पहले 2 बार है तो 2 को 2 बार लिखिए। तीनों में 3 क्या है, एक बार है तो एक ही 3 आएगा। तीनों में 5, तीनों में 7, अब सबका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 460। 3, 12, 15 का 21 का एचसीएफ कितना होगा 3 और एलसीएम कितना होगा 460। उसी प्रकार दूसरा सवाल 17, 23, 29। 17, 23, 29 तीनों क्या है, अभाज्य संख्या 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो अपने आप से डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 17 का निकालेंगे तो 17 गुणे 1, 23 का निकालेंगे 23 गुणे 1, 29 का करें 29 गुणे 1। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तीनों में देखिए 1 कॉमन मिलेगा आपको, तो तीनों में क्या होगा 1। तो इसका 17, 23, 29 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। एलसीएम क्या होगा, जो बचेगा इसमें भी 17 है, इसमें भी 23, तीनों का गुणा कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 17, 23, 29 का एलसीएम तीनों को गुणा कर लीजिएगा आप। गुणा तो आपको आता ही होगा, यहाँ पे गुणा करके आप लिख देंगे दोनों का, इन तीनों का एलसीएम निकल जाए, तीनों का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। इसी प्रकार आपका तीसरा सवाल है 8, 9 और 25 का, तो 8 का भी अलग लॉसा निकालेंगे, ऐसे निकाल लीजिएगा 8 का कॉलम बना के, बहुत ईजी है। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 का 9 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया।
9 का करेंगे तो 3 गुणे 3 होगा, 5 का करेंगे तो 5 गुणे 5 होगा। अब बताइए HCF तीनों का क्या होगा, कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में है, तीनों में 2 नहीं है, तीनों में 3 नहीं है, तीनों में 5 नहीं है, तो तीनों में एक तो सब में रहता है, जन्मे करते हैं, तो तीनों में क्या है 1 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। उसके बाद बारी आई किसकी, LCM की। तो देखिए तीनों में 3 2 बार है, 2 बार 3 है, 2 बार क्या है 5 है, तो तीनों में 3 2 बार 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, तो 2 पे कितना घात 3 घात, 3 कब बार है 2 बार, तो 3 पे कब घात 2 घात, 5 कब बार है तो 2 बार, तो 5 पे कितना घात 2 बार, तो 2 पे 3 का मान कितना होगा 8, 3 पे 2 का मान क्या होगा 9, 5 पे 2 का मान क्या होगा 25, 25 8 200, और 200 में 9 का गुणा करेंगे कितना होगा 1800। इन तीनों का HCF क्या होगा 1 होगा, LCM क्या होगा 1800 होगा। उसके बाद जो हम सूत्र लिखवाए हैं अभी पीछे अभी वीडियो में सूत्र लिखवाए होंगे, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, या फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू HCF गुणे LCM लिखवाए होंगे। तो बताइए उसी पैटर्न पे चौथा सवाल है, क्या कर रहा है HCF 306 का 657, यानी 306 और 657 का HCF कितना आ गया 9, ये ऑलरेडी दे चुका है, इसीलिए सूत्र आप लोग को पहले लिखवा दिए हैं। HCF 306 और 657 का HCF कितना हो गया 9, तो कह रहा है इन दोनों का पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया, दोनों का LCM निकाल के 9 ऑलरेडी दे दिया, तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अब LCM निकालिए। तो दोनों तो LCM 306 का 657 का ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज, तो इसमें दिया क्या रहता है, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना हो गया 306, दूसरी संख्या क्या हो गया 657, इन दोनों का HCF क्या दे दिया, HCF आप 306 और 657 का क्या दे दिया 9, इन दोनों का LCM पूछ रहा है, तो इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद आएंगे यहाँ सूत्र से, तो फार्मूला क्या होता है जस्ट लिखवाएं, लॉसा बराबर क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड, लॉसा पूछेगा तो HCM नीचे बैठेगा, HCF पूछेगा तो क्या होगा लॉसा LCM जाकर नीचे बैठेगा, तो LCM पूछ रहा है तो LCM आप 306 का 657 फर्स्ट इंटू सेकंड बटा HCF, तो आपका LCM 306 है 657 का फर्स्ट नंबर पहली संख्या को हम छोटा कर दिए, पहली संख्या क्या हो गया 306, दूसरी संख्या क्या होगा 657, इन दोनों का HCF कितना आया 9, तो 9 आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे LCM ऑफ 306 का 657, बताइए 9 से इसको 306 को काटेंगे कब बार में 34 बार में, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ आ गया क्या 34 गुणे 657, तो 34 गुणे 657 करेंगे तो कितना होगा 22,338 आ जाएगा। तो इन दोनों का इसका HCF क्या LCM क्या हो जाएगा 22,338 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, और मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इज द प्रोसेस आपने नॉलेज, अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते तो कभी भी आपके पास नॉलेज नहीं आएगा। गहन अध्ययन ये आपका क्या है विद्यमान की क्या है पहचान है। तो जब तक गहन अध्ययन नहीं करेंगे, चीज़ों को ये बार बार देखेंगे नहीं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो आपको नहीं आने है। मैथ मतलब मेहनत जिसको नहीं आता है तो उसको कभी भी मैथ नहीं आ सकता है, लिख के ले लीजिए। जब आप मेज और कुर्सी लगा के बैठेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, जो आपका रबड़ का गेंद होता है उसको जितना ही नीचे पटकेंगे उतना ही ऊपर छलांग मारेगा। ऐसे ही लाइफ है, आप जितना ही नीचे झुक के, इतना ही गिर के आप पढ़ेंगे या चीज़ों को सीखेंगे तो आप उतने ही चांस है आपके ऊपर बढ़ने के। सो बस इसमें भी थोड़ा सा ही बात में आपको बहुत सारा चीज़ समझा दिए होंगे। तो चीज़ों को आप देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तभी कुछ हो पाएगा। पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है, अभी नहीं समझ में आएगा। जब आप किसी के सामने खड़े होंगे तो आपका स्टेटस ऑफ माइंड, आपका बोलने का तरीका। तो हेलो स्टूडेंट, अब आप लोगों को पढ़ना है 5वां और 6वां, तीसरा चौथा पहला सब एक ऑर्डर में आपका सवाल उसमें वीडियो में है, तो सो प्लीज़ सबको देखते रहिएगा। तो 5वां सवाल क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या इसी को कहते हैं संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले 0 पर समाप्त होने का क्या मतलब है, बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि 0 के समाप्त होने का क्या मतलब है। 0 पे समाप्त होने का मतलब ये है कि उसके इकाई के स्थान पे 0 होती है। जैसे सपोज यहाँ पे देते हैं तो 2 3 5 6 0, ये है संख्या 0 पर समाप्त होगी। 2 3 5 6 1 पे समाप्त हो रही है, इसका मतलब 2 3 5 6 ये 6 पे समाप्त हो रही है। 2 3 8 4 ये 4 पे समाप्त हो रही है, 6 पे समाप्त हो रही है, 1 पे समाप्त हो रही है, 0 पे। तो वही कह रहा है कि 6 पे पर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, यानी कि उसके 6 का फैक्टर करेंगे या जो भी है उसका फैक्टर करेंगे तो 6 में 0 तो कभी आएगा नहीं। तो वही वाला चीज़ है, तो ये आपको चेक करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और नोट करके याद रखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणे 5
एक बार होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो चीज़ें कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है। आप जाके कभी भी देख सकते हैं, यानी उसके आई के स्थान पे कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये ऐसा चीज़ है। तो यदि कोई संख्या जीरो पर या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड यानी उसके फैक्टर में जो उसका लौसा निकाले उसमें कम से कम 2 गुणे 5 के 1 गुणा जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं, उसको पूरा गुणा करके देख लीजिए, कभी उसके इकाई के स्थान पर जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना। तो कम से कम 2 गुणे 5 का होना आवश्यक है। तो ये तो आपका नोट है। अब चेक करते हैं 6 पे पावर n के लिए। n क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखना है, अनंत रखिए। तो 6 का हमने लौसा निकाला, 2 तिहाई 6 3 का 9 3। तो 6 पे पावर n का हमने फैक्टर किया, तो 6 का फैक्टर किया तो 2 गुणे 3 आया। 2 गुणे 3 में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो जबकि दोनों होना अनिवार्य है। 2 गुणे 5 एक बार जरूर होना चाहिए, तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं। अगर 5 रहता तो ये पक्का जीरो पर समाप्त होता। देखिए तो 2 गुणे 3 आया, तो 2 गुणे 3 पे पावर n हो गया। इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 पे पावर n का भाज्य गुणन, देखो यहाँ पे लिखा अतः 6 का भाज्य गुणनखंड करने पर वो 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, इसलिए 6 पे पावर n कभी भी जीरो पर या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ गुणा करेंगे 2 3 6, अब 6 है तो 6 में बता इकाई का स्थान पे क्या है 6 है ना, तो कहाँ है इसमें जीरो समाप्त होगी। लेकिन इसी में अगर 6 में जैसे आपको यहाँ पे देख लीजिए 6 का हमने फैक्टर किया 2 गुणे 3, तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं। अगर हम 5 बैठा लेते हैं तो इधर जब 5 करते इधर भी 5 से गुणा करेंगे तो 6 पच्चे इधर हो गया 30 और 2 तिहाई 6 6 पच्चे 30। अब देखिए जीरो पर समाप्त हो रहा है कि नहीं, क्यों समाप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 और 5 ऑलरेडी है। कम से कम 2 गुणे 5 होना जरूरी है, तभी वो जीरो पर समाप्त होगी, अदरवाइज जीरो पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती वो संख्या। जीरो पर समाप्त होने के वाली टर्म आपको जरूर समझ में आएगा, यानी कि कोई संख्या जीरो पे यानी इकाई का स्थान पे जीरो तभी आएगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम उसमें 2 गुणे 5 का होना कंपलसरी है, तभी आएगा जीरो पर समाप्त होगा, अदरवाइज कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगा। अब इसी सवाल पे बहुत सारा यहाँ पे कर सकता है, 4 पे पावर n भी लिख सकता है, 5 पे पावर n, तो 2 गुणे 2 वो भी कभी समाप्त नहीं होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, यानी कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त होने का मतलब क्या है, उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणे 5 का होना अनिवार्य है। अगर नहीं होता तो कभी जिंदगी में जीरो पर समाप्त नहीं होगी, यानी उसकी इकाई का स्थान पर कभी भी जीरो नहीं है। अगर 2 गुणे 5 है उसमें 2 गुणे 5 है तो हमेशा वो जीरो पर समाप्त होगी। तो इसीलिए 6 पे पावर जांच हमने कर दिया, ये पूरा जांच कर में ऐसे लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 6वां नंबर जो सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये आपको बताना है। तो भाज्य संख्या है ऑलरेडी पहले से, लेकिन आपको व्याख्या करके बताना है कि क्यों है। सबसे पहले भाज्य संख्या जानने से पहले अभाज्य संख्या जानना पड़ेगा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से 2 फैक्टर हो, केवल ओनली 2 फैक्टर, एक तो एक और वो खुद नंबर, बाकी किसी से वो ना करता हो, डिवाइड ना हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो चेक करने का क्या तरीका है, सबसे पहले जो दिया है उसको अलग अलग क्या करेंगे लिखेंगे। तो पहले इसका चेक कर लेंगे क्यों ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होगा तो भाज्य संख्या कहलाएगा, नहीं होगा तो अभाज्य संख्या होगा। तो चलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस क्या है, देखिए प्लस है तो इधर क्या है एक अलग है, इधर क्या है अलग। इसमें बताइए क्या करेंगे, इसमें 1 का गुणा कर सकते हैं, 13 को 13 गुणे 1 लिख सकते हैं ना। अब बताइए तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13, तो 13 कॉमन कर लेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, यहाँ पे बचा 7, यहाँ बचा 11, 13 था 13 ले लिया, प्लस यहाँ 13 ले लिया, क्या बचा 1। फिर से वही काम करना है, बराबर का चिन्ह, ब्रेकेट 11 77 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। चलिए तो 13 गुणे ब्रेकेट के बाहर अंक कोई भी बैठा उसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, 13 गुणे 77 और 1 क्या हो जाएगा 78। अब नहीं विश्वास है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसके 2 से अधिक फैक्टर के हिसाब आप समझे कि इसके केवल 2 ही फैक्टर हो सकता है, नहीं आप इसके और करिए। 13 गुणे है इसका करेंगे तो इसका 13 गुणे 6, 13 6 78 होता है कि नहीं। तो देखिए वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो या फैक्टर उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या है। इसीलिए इस यहाँ लिखना है इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं, ऐसे लिख लेना। फिर से एक और है,
क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस क्या है 5। अब ध्यान देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 1 का गुणा बना लीजिए, 5 का नाम 5, तो 5 कॉमन कर लीजिए, तो 5 जैसे बराबर का चिन्ह लिखेंगे, 5 कॉमन तो यहाँ बचा 7, क्या बचा 6, 5 ले लिए तो 5 खत्म हो गया तो 4 लिखेंगे, 2 बचा, 4 के बाद 3 बचा, 2 का नाम 2, अब प्लस यहाँ 5 था, 5 ले लिए तो क्या बचा 1, वही लिखेंगे 5। चलिए इसमें गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 2 3 6, 6 चौको 24 और 7 छके 42 गुणे ये हो जाएगा 24 और प्लस 1, 2 3 और 6 चौको 24 हो जाएगा। चलिए 5 गुणे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के चीज़ों को हल करेंगे, 24 दूना 48, 24 में 2 का गुणा करिए 48 का 8, हाथ से कितना बचा 4, 24 चौको 24 दूना 48, 24 चौको 96 हो जाएगा, 24 दूना 48 और 24 तिया 72, 72 और 24 चौको 96 हो जाएगा।